मैं ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आईएलस का कोई शॉर्टकट नहीं हैगा। अगर किसी बच्चे के मान लो 90% नंबर हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसके आईएलस में 9 बैंड आएंगे। मैं आपको ये दिखाऊंगा सारा मिलने के बाद भी नॉट गिवन कैसे आ जाएगा। पुअर टाउन प्लानिंग। पुअर का मतलब क्या होता है? बस यही बात है, आप तभी गरीब हो। मेरा दोस्त पिज्जा डिलीवर करके आया गोरी को, और गोरी बोली है हाउ, भीगा हुआ था, बारिश का टाइम था, उसने फिर भी उसके लिए पिज्जा लेके आया और बोल रही है हाउ पुअर। वो बोलते एक तो पिज्जा लेके आओ, वो बोलती है ओ गरीबा। मैनू बहुत दुख लगदा सीगा जदों ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ बैन कर दो स्कूलों च। मैं कहा तुम्हारी बखी में दर्द और बच्चे लांबा भी सर यहाँ पे। मैं कहा क्या इसने मेरे चूंडी बाढ़ ली। कह रहा उन्हें आटा गुनदी ने गुनता। चल चमी छड़ कहते गहारियां दी अंग्रेजी रस की होती है। मैं कहा अंग्रेजां नूं गहारियां की लोड़ नहीं पड़ा ना, उन्होंने बनाई होनी है। हेलो एवरीवन, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, 2 ਲੈਂਗੁਏजेस ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੈਂਗੁਏजेस ਚ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ 3 ਲੈਂਗੁਏजेस ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਈਐਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। आईएलस की प्रिपरेशन करनी बहुत ईजी टास्क है, एडमिशन लेनी किते भी ले सकते हैं, बट द बिग थिंग की है मैनी ऑफ द पीपल वो यूजली इको क्वेश्चन आस्क करते हैं कि सर कोई शॉर्टकट है ते मैथों ये गल मैं ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आईएलस का कोई शॉर्टकट नहीं हैगा। जे कोई बंदा तुहानू ये कहता है ना भी मैं आईएलस से एग्जाम च तुहाडी हेल्प कर दूंगा, या कोई ये बोलता है कि आईएलस का एग्जाम निकलवा दूंगा, 2 लाख दे दे, 3 लाख दे दे, और सबसे जो बड़ा स्कैम होता है ना, मैं ऑन कैमरा ये बात बोलना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो स्कैम होता है वो ये होता है कि जब कोई बच्चा ना आईएलस का एग्जाम देने के लिए किसी लोकेशन पे जाता है, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो बहुत वाइड जाए और बहुत सारे लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कोई भी बच्चा खड़ा होता है ना, तो आपको कोई 2-3 बंदे ऐसे मिलते हैं वहां पे जो आपके पास आते हैं और आपको पता क्या बोलते हैं, रीडिंग के आंसर चाहिए, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। वो बोलेगा अगर रीडिंग के आंसर चाहिए तो मैं आपसे लूंगा 20,000, और अगर साथ में चाहिए लिसनिंग के तो 30 में दोनों डन। अगर साथ में चाहिए आपको राइटिंग का टॉपिक 40 में डन कर दो, तीनों मॉड्यूल। हमारा दिमाग पता है क्या चल रहा होता है कि भाई अपनी मेहनत भी करूंगा, अगर डायरेक्ट आंसर मिल जाए तो इससे इजी क्या होगा। तो वो क्या करते हैं, एक बच्चा इतने पैसे तो लेके नहीं गया वहां पे, 30,000 40,000 किसी की पॉकेट में नहीं होता जब हम एग्जाम देने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। वो आपको लास्ट मिनट तक आप उसके टारगेट पे होगे, और लास्ट में आके आपसे पता है कितने रुपए में डील हो जाती है, 5,000 10,000, क्योंकि इतने में हमें लगता है कि आ गया, नहीं आया तो नासी। मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चों को देखो 40,000 एक बड़ी अमाउंट होती है। जब अगर आप सभी बैठे हो, अगर आप वीडियो भी देख रहे हो, तो आप दिमाग से सोचिए, अगर आपको कोई बंदा ये बोलेगा कि आईएलस के आंसर दे दूंगा 5,000, वो तो लास्ट वाला प्राइस है, बना तो 40 था, ऐसे उसने 10 कस्टमर अट्रैक्ट कर लिए। तो 10 कस्टमर का मतलब है 5,000 को जब हम 10 से देखते हैं तो 50,000 हो गया, और ये मैंने 5,000 कम बोला है,
और उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि उसने तो आपको फोटोस्टेट ही दी है ना, 1 रुपए की, 2 रुपए की, और बाद में जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं वहां पे कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, ना रीडिंग वाला, ना लिसनिंग वाला, और ना ही राइटिंग वाला। मतलब आपको कुछ भी एग्जाम में नहीं आता। तो बच्चा सोचता है अरे बाप रे 5,000 गया, चलो कोई बात नहीं, 5 ही तो गया, मगर वो कितने लोगों का गया और एक बंदे के पास एक कितना अमाउंट आ गया, और आप उसके ऊपर पुलिस का केस भी नहीं कर सकते कि इसने मेरे से 5,000 लिए हैं। तो पुलिस वाला पूछेगा किस बात के लिए? सर जी हमने ना आइल्स के आंसर लिए थे। आजा बेटा तू अंदर आजा। अब इधर बता तू कितने देगा, उधर तो 5,000 में छुट गया। तो मतलब मैं दिल से बोल रहा हूं, ये बात पढ़ाने से पहले इसलिए मैंने आपको क्लैरिफाई किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं और ये सबसे बुरी चीज है। और बहुत लोगों का बिजनेस है। मैंने 5,000 कम बोला, बहुत लोग 6-6 लाख 5-5 लाख देने के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर एग्जाम क्लियर हो जाए। मैं साफ सी बात बोलता हूं कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर हम ट्रिक्स देख लें तो ये बात मेरी श्योर है। मान लो मैं आपको एक टॉपिक यहां पे रीड करवाता हूं, मैं आपको टीच करने वाला टॉपिक का क्या नाम है? द आइडियल सिटी। एन आइडियल सिटी का मतलब बड़ा सिंपल से अगर हम बात करते हैं, सिटी तो सबको पता है, शहर, कोई भी शहर। माइंड आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको इमेजिनेशन फील होनी चाहिए। आइडियल क्या हो गया? प्रॉपर, अच्छा, जिसको बोलते हैं एक्यूरेट। आइडियल सिटी एक अच्छी सिटी, एक साफ सुथरी सिटी, एक ऐसा शहर। तो इसके क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं? अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो मेरे को यहां पे देखने को मिलते हैं दैट इज कॉल्ड बच्चे जो क्वेश्चन काइंड होने वाली हैं। हियर वी गो, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन। मैं एक एक चीज, एक एक टॉपिक, और मैं गारंटी देने वाला हूं यहां पे आप सबको कि बहुत सारे बच्चों को जो आंसर लगता है वो नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। आईएलटीएस नॉलेज वाला टेस्ट नहीं है। अगर किसी बच्चे के मान लो 90% नंबर हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके आईएलटीएस में 9 बैंड आएंगे। कोई पता नहीं उसके 4.5 रह जाए, 2 बार पेपर देना पड़े फिर 9 बने। ऐसे होता है ना, 4.5 फिर 4.5 9। ये अच्छा लगा मेरे को, तेरी बात कर रहा हूं। कैसा है? वेरी गुड। कहां से आए? यूपी। कट्टा कुट्टा तो नहीं डाला यहां पे? और यूपी वाले हो, मेरे को बंदे बड़ी दूरों पहने हैं, कहते मार के गोली, मास्टर तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। वहां पे मिर्जापुर जैसे होता है, मतलब वैसे ही दिखा रखा वो, जैसे और चचा वो वाले। हाँ, वो बहुत गंदे लोग हैं ना, वो जो वेब सीरीज में दिखाए हैं ना, वो खतरनाक वाला यूपी है। चलिए, आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले हो, बहुत अच्छा। चलिए इधर आते हैं। ट्रू हो गया बिल्कुल सही, और फॉल्स हो गया गलत। नॉट गिवन, जिसकी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं हुई। मतलब मैं एक बात की आज गारंटी यहां पे देने वाला हूं कि जो आंसर आपको लगेगा उससे बिल्कुल डिफरेंट आंसर होगा, और आप बोलोगे सब तो मिल गया, फिर नॉट गिवन क्यों? मैं आपको यह दिखाऊंगा सारा मिलने के बाद भी नॉट गिवन कैसे आ जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन है? 27। और 27 मतलब कौन सा पैराग्राफ शुरू हो गया? पैसेज 3, थर्ड जो शुरू हो गया, और इसके आंसर तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में होने वाले हैं। चलो, पहला क्वेश्चन कैसे रीड करना है, कैसे लोकेशंस को फाइंड आउट करना है, हर एक चीज के बारे में आपसे शेयर करता हूं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप में से किसी को कुछ नहीं पता कि आईएलटीएस क्या होती है। मान लो आपको यह लगता है कि रमन हमें नहीं पता कि आंसर सॉल्व कैसे करने हैं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करने के लिए मैंने बोला, पीपल फर्स्ट रेफर्ड टू लियोनार्डो द विंसी एज अ जीनियस 500 years ago।
सर थोड़ा समझ नहीं आया और ट्रांसलेट कर दो, करते हैं। चलिए मान लीजिए ये बोल रहा है कि जो लोग हैं, अगर आपको किसी चीज की ट्रांसलेशन ना आए, एग्जाम में हम मशीन थोड़ी ना है, अगर मान लो किसी चीज की आपको ट्रांसलेशन नहीं आती तो आप ना उस लाइन को तोड़ लीजिए। तोड़ने का मतलब पता है क्या है? जैसे पीपल का मतलब हो गया लोग, लोग। फर्स्ट रेफर्ड, सबसे पहले रेफर किया किसको? एक बंदे का नेम है लियोनार्डो दा विंसी, चलो इसका नाम है। लोग फर्स्ट रेफर्ड कर रहे हैं इस बंदे को एज अ जीनियस 500 साल पहले। मतलब ये ट्रांसलेशन ये बनती है कि 500 साल पहले इस बंदे को सबसे पहले लोगों ने जीनियस बोला है। दैट्स इट। लोकेशन को ढूंढने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला कीवर्ड क्या है? 500 ईयर्स, ये मिल जाए। दूसरा उसका नाम मिल जाए लियोनार्डो दा विंसी, 2 हो गए। जीनियस मिल जाए, 3 हो गए। चलिए हम ये देखते हैं कि 500 साल पहले लोग इस बंदे को जीनियस बोलते थे या नहीं बोलते थे। आंसर को करने के लिए मैं चलता हूं लोकेशन के ऊपर, और मेरे माइंड में पता है क्या क्या चल रहा है? 500 ईयर, लियोनार्डो दा विंसी, जीनियस। चलिए मैं चलता हूं लोकेशन के ऊपर और आपको देखने को मिलता है यहां पे स्टार्टिंग है, क्योंकि 27वां क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में ही आपको पहला वर्ड मिल गया जीनियस। पहला वर्ड हो गया जीनियस। और दूसरा अगर यहां पे देखते तो आपको यहां पे देखने को मिलता है 500 ईयर्स। और अगर तीसरा आपको नेम उसका लियोनार्डो दा विंसी, ये मिल गया। यहां से लेके जो आंसर है वो है यहां तक। एक बार आप रीड करके देखना कि आप इसका आंसर क्या लगाते हो। उसने बोला कि 500 साल पहले लोग इस बंदे को जीनियस, पहले जीनियस बुलाते थे। आंसर सोचिए, देखिए, बोलना मत, इंटरेस्ट मत लूज करना। 15 सेकेंड्स है आपके पास, 15 सेकेंड्स। सोनी सर आप ना स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देना उसको, ठीक है? टाइम ओवर। कितने लोग ट्रू बोलते हैं? रीजन ट्रू वाले, शाबाश। 1 2, ओके नहीं। फॉल्स, एक बच्चे का फॉल्स है। नॉट गिवन, वाह यार, वाह वाह वाह, क्लैप करो सारे अपने नाम पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैनू उम्मीद नहीं सी, सच्ची मैनू ये सी बहुत सारे लोग बोलणगे ट्रू, क्योंकि सारा कुछ मैच कर गया। एक्यूरेट आंसर नॉट गिवन है। जे तुसी ये चीज लभ ली ना, मेथों चाहे खाली कागज ते ले जाओ, तुसी रीडिंग च फेल नहीं होंदे हैगे। बिग रीजन दसदा मैं। ये बोलता है द वर्ड जीनियस है यूनिवर्सली एसोसिएटेड, इस बंदे को बोलते थे जीनियस, ठीक है? तो ये बोलता है कि रेनेसेंस मैन है, उसकी क्वालिटी वो साइंटिफिक स्पिरिट का है, आर्टिस्ट का है, टैलेंट है, सेंसिबिलिटी है। वाह वाह वाह। 500 साल पहले इस बंदे की मौत हो गई यहां पे उसके घर पे। 500 साल भी मिल गया, उस बंदे का नाम भी मिल गया, जीनियस भी मिल गया। फिर तीनों चीज मिलने के बाद भी आंसर नॉट गिवन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन मांग रहा था कि इस बंदे को 500 साल पहले जीनियस बोलते थे। उसने बोला कि इसको जीनियस बोलते थे, 500 साल पहले इसकी डेथ होगी। हमें यह नहीं पता ना कि इसको जीनियस कब बोलते थे, फर्स्टली बोलते थे, नहीं बोलते, 200 साल पहले बोलते थे, 500 साल पहले, कितना टाइम, मतलब क्या है 500 ईयर से इसके जीनियस का कोई लेना देना नहीं है। जीनियस वाली टॉक पहले गई और 500 साल वो डेथ होगी, वो दूसरी गई, मतलब आपस में कुछ भी मैच नहीं हुआ, इसलिए आंसर क्या आ गया? नॉट गिवन। और अगर आप इस बात के लिए अंडरस्टैंड करते हो कि नॉट गिवन हमें पता है, अगर तुक्का नहीं चलाया हो तो देखो, हमें यह पता चल गया कि लोग इस बंदे को जीनियस बोलते थे 500 साल पहले, नहीं 500 साल पहले तो उसकी डेथ हुई थी,
और फर्स्ट रेफर किया था नहीं किया था हमें कुछ नहीं बताया, इसलिए एक्यूरेट आंसर नॉट गिवन है और इससे ट्रिकी कुछ भी नहीं होने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है द करंट, करंट क्या होता है? क्या बिजली वाला? करंट मतलब अभी, क्यों ताजा? डायरी पे बैठे हो, ताजा मक्खन दूध, हाँ करंट, ये भी अच्छी बात है। करंट क्लाइमेट क्राइसिस इज प्रेडिक्टेड टू कॉज मोर डेथ्स देन द प्लेग। याद है मैंने एक बार आईएलटीएस की रीडिंग ग्रेट फायर ऑफ लंदन टीच किया था। हाँ उसमें हमें देखा था ना कि प्लेग एक बीमारी थी। मतलब रीडिंग्स आप उसमें मैच करती हैं, ध्यान से देखिए। इसने बोला करंट क्लाइमेट क्राइसिस है, ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि उसमें बहुत सारी डेथ होने वाली हैं देन प्लेग। मतलब जितनी डेथ प्लेग में हुई थी उससे भी कहीं ज्यादा डेथ होने वाली हैं। मतलब करंट क्लाइमेट जो अभी का मौसम है उसमें जो क्राइसिस आए हैं, जो अभी का मौसम मतलब क्या है कि जो वेदर, अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइमेट, एक होता है वेदर। क्लाइमेट होता है जैसे 4 वेदर है यहाँ पे हमें इंडिया में, है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बहार, जो दूसरा पतझड़ जो भी होता है ना, बसंत बहार जो भी है, स्प्रिंग होता है ना। क्लाइमेट होता है जिसका एक पीरियड होता है, गर्मी है 3-4 महीने गर्मी रहेगी, उसका एक क्लाइमेट है। सर्दी है 3-4 महीने और है, मतलब हमें यह पता है कि अब गर्मी शुरू होगी, 3-4 महीने लगातार गर्मी रहेगी, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। एक होता है वेदर। वेदर का मतलब होता है कि अभी बाहर धूप है, 2 मिनट के बाद बारिश हो जाए, 2 मिनट के बाद अंधेरी आ जाए। मतलब वेदर तो यूं चेंज होता है वेदर, मगर जो क्लाइमेट है वो एक लंबे पीरियड के लिए होता है। ये बोलता है कि जो करंट क्लाइमेट है उसमें जो क्राइसिस आपको देखने को मिलते हैं उसमें ये प्रेडिक्ट किया गया है कि बहुत सारी मौतें होने वाली हैं, बहुत सारी डेथ होने वाली है, क्योंकि जो क्लाइमेट बहुत खराब हो गया। और किससे ज्यादा होने वाली है? प्लेग से। क्या आप गेस कर सकते हो कि प्लेग में कितने लोगों की डेथ हुई होगी अप्रोक्सीमेटली? मतलब एक बार में कितने लोग मर गए होंगे? कोई तुक्का देखिए, कुछ भी तुक्का। 150 लोग, 10,000 लोग एक बार में मर गए होंगे प्लेग की बीमारी में। कितने? कोई तुक्का एस्टिमेट? मिलियंस में होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। कितने लगते हैं? 10,000। कितने सरदार जी? 1000 लोग, 10 मिलियन। चलिए अच्छा नंबर है, 1 करोड़ मतलब कितने? 10,000, 10,000 कितने लोग लगता है? 20,000 लोग। मतलब प्लेग में वर्मा जी कितने लोग मरे होंगे? करोड़ मतलब 10 मिलियन। कितने? 10,000, 10,000 जी मैम। 400 संदीप, 7 और 800 कितने लोग लगता है मरे होंगे? 1 मिलियन, 10 लाख, सॉरी कौन, कितने? लाखों। लाखों कितने? लाखों, है ना, ये अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आंसर को फाइंड आउट करने के लिए नया वर्ड बताइए कौन सा है? प्लेग। वेरी गुड, प्लेग। मेरे को चाहिए, देखो मेरे को चाहिए डेथ हो। करंट क्लाइमेट से ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि बहुत सारी डेथ होने वाली हैं। किससे ज्यादा होने वाली है? प्लेग से ज्यादा होने वाली है। मतलब प्लेग के साथ कंपैरिजन किया हुआ है, देन लिखा हुआ है ना, देन, ये इसका मतलब है कंपैरिजन। जितनी डेथ प्लेग में हुई थी उससे ज्यादा डेथ होने वाली है जो करंट क्लाइमेट का जो क्राइसिस है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा मैच होता है। प्लेग, करंट क्लाइमेट क्राइसिस, डेथ होने वाली है। और सबसे आप सब लोग शॉक होने वाले हो, सब लोग शॉक होने वाले हो। ये लिख लीजिए मेरे से। आप अगर यहां पे एक अच्छा सा वर्ड प्लेग ढूंढिए, पहले कहां पे है? ये रहा प्लेग। द रेनेसेंस मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द 15th सेंचुरी टू मॉडर्निटी एंड टुक प्लेस आफ्टर द स्प्रेड ऑफ द प्लेग। स्प्रेड ऑफ द प्लेग का मतलब क्या हो गया? प्लेग फैल गया इन द 14
century, which caused a global crisis resulting in some 200 million death. 200 million, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, 100 मिलियन में जीरो खत्म हो गया मेरी तो। मतलब आप सोच सकते हो ना, मतलब 10 लाख को 200 से गुना कर लो, कितना हो गया? 200 लाख नहीं, ज्यादा हो गया, चलो जितना भी, मतलब खासा ज्यादा। हमें थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम है, पर ये तो बात जो बोल रहे 400 500 इतने तो एक बार में बुड़ के जाते हैं। और परमात्मा का शुक्र किया करो, जब आप सांस ले रहे हो ना, 5-7 तो गए। एवरी सेकेंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ आर गोइंग ऑन। समझे मेरी बात? मतलब ये बोल रहा है कि प्लेग में 200 मिलियन की जो डेथ थी वो हो गई। और यहां पे ये बोला टुडे, मतलब करंट, द वर्ल्ड इज ऑन द कस्प ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। आज जो वर्ल्ड फेस कर रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस को फेस कर रहा है, which is predicted to cause widespread displacement, extinctions and death if left unaddressed। जो आज की रेशियो के बारे में अगर बात करें, अगर हमने क्लाइमेट को सही ना किया, अगर इसको अनड्रेस्ड किया, अनड्रेस्ड मतलब होता है इसका सोल्यूशन ना किया, तो बहुत सारी डेथ हो सकती है, बहुत सारा खत्म होने के एक्सटिंक्शंस होते हैं, खत्म होने के कगार हो सकती है, या कुछ भी। आंसर क्या लग रहा है? मतलब इसने एक बात देखो, इसने स्टार्टिंग में हमें बता दिया कि अगर प्लेग थी, बीमारी थी, 14th सेंचुरी में आई थी, 200 मिलियन की डेथ होगी। और उसके बाद आज का जो वर्ल्ड क्राइसिस है, इसमें प्रिडिक्ट किया है कि बहुत सारी डेथ हो सकती है। दैट्स इट। आंसर क्या लगता है? कितने ट्रू बोलते हैं? फॉल्स। प्रॉपर रीजन, प्रॉपर 1 2 3 4। नॉट गिवन। क्या हो गया आपको? एक्यूरेट आंसर नॉट गिवन है। वेरी गुड। मतलब क्या आप विदेश जाना चाहते हो? ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात है। केड़ी कंट्री जाओगे? कनाडा। ये भी गल है ना, आयल्स करके होर केड़ा दोहा कतर जांदा कोई। चलो, मतलब तुसी एक चीज देखो, यूजुअली आयल्स दे विच नॉट गिवन 2, वो भी पहले। अरे गल हो रहा है, अगर तीसरा नॉट गिवन आ गया तो अपने आप पे शक होने लगता है कि बेटा, समझ रहे हो? तू समझा तो नहीं समझा। एक्यूरेट आंसर नॉट गिवन है, क्योंकि उन्होंने बताया, आ जाओ बुद्धू, आ जाओ, 200 मिलियन प्लेग में डेथ होगी, आने वाले में बहुत सारी डेथ होगी। आपस में कोई कंपैरिजन नहीं किया, जब आपस में कोई अटैच ही नहीं किया तो इंफॉर्मेशन नहीं गई, तो आंसर नॉट गिवन आ गया। इससे ज्यादा मतलब टफ कोई चीज मैंने आज तक सच्ची में नहीं मैंने पढ़ाया। अगर आपको ये लगता है कि आप इस तरीके को सॉल्व कर सकते हो ना, तो आईएलटीएस में इससे बड़ा लेवल नहीं होने वाला है। ये सच्ची बात है। चलो अब कमाल की बात सिखाता हूं, एक बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन दूर करता हूं। यहां पे मैंने एक चीज देखी, यहां पे लिखा हुआ है 15th सेंचुरी। बहुत सारे बच्चों को आईएलटीएस में कंफ्यूज करने वाली एक चीज है। मान लीजिए श्री गुरु नानक देव जी 1469 को उनका जन्म हुआ। अगर आपको कोई बंदा बोले कि गुरु नानक देव जी किस सेंचुरी में आए थे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी ईयर था उसके जो फ्रंट वाले 2 अक्षर हैं उसमें से आपने 1 को प्लस कर लेना है और ये बन गया 15। तो हमें ये क्लियर हो गया कि गुरुजी 1469 में तो पैदा हुए थे, मगर सेंचुरी वो 15 थी। 15 मान लीजिए गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाये थे। जब ज्योति ज्योत समाने का मतलब है जब वो इस दुनिया से चले गए थे, रुखसत हो गए थे, तो 1539 का टाइम था। तो 15 में हमने क्या जोड़ा? 1, कितना बन गया बच्चे? 16। तो गुरुजी 16th सेंचुरी में ज्योति ज्योत समाये थे। तो हमें 2 चीजें क्लियर होगी। मान लीजिए आपको वहां पे दिया हुआ है कि बेटा 15th सेंचुरी,
तो आप वहां पे 15-15 ढूंढते रह जाओ और वहां पे बात की हो 1490, तो आपको ये पता होना चाहिए 1490 मतलब 1490, 1490, तो ये कौन सी सेंचुरी है? 15। हाँ, ये 15th सेंचुरी है। ये कितना कंफ्यूजिंग है। देश आजाद हुआ था 1947, किस सेंचुरी में हुआ? 20th सेंचुरी में। चलिए लास्ट वाला है, हम रहते हैं 2023, ये कौन सी सेंचुरी है? 21वीं सदी है ना, 21st सेंचुरी है, ये बात है। तो आज एक बात अच्छी सीखने को मिल गई कि रमन एग्जाम में जो जो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, क्या हो गया इसको? शेरा वाली माता करिए कृपा। जी हाँ, ये इसको बोलते हैं किसी का किया कराया, कि रमन की वीडियो अच्छी ना बने। सभी के हाथ देख लो, कोई जाप तो नहीं कर रहा? हाथ दिखाइए, कितने अंदर चल रहा है शेरा वाली, करते बंद माउस। चलिए थर्ड क्वेश्चन। लाइट नहीं गई ना अभी तक। ये वाला तो हमें मतलब एक दिन तो एक्सपीरियंस करते हैं ना एक बार तो। पता नहीं किसकी ग्रिड में दोस्ती है। लियोनार्डो दा विंसी कीवर्ड है ये, क्यों नहीं है? बस आही तस है मैंने। जो एक बार यहां मेरे से पढ़ के चला गया ना, उसको ये बात तो श्योर होगी कि एक बार कीवर्ड यूज किया, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी। क्या होता है वो? फर्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, एक बार यूज हो गया ना, दोबारा ये कीवर्ड नहीं हो सकता। एक बार एक क्वेश्चन में एक लाइन में कीवर्ड बस। मान लीजिए इसमें नया वर्ड देखते हैं, जो ये लियोनार्डो दा विंसी है, इसने आइडियल सिटी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 15th सेंचुरी। इस बंदे ने एक साफ सुथरी आइडियल सिटी को कंस्ट्रक्ट कर दिया, बना दिया 15th सेंचुरी में। देखते हैं बनाया कि नहीं बनाया। अगर बना दिया तो आंसर क्या आ गया? ट्रू। अगर नहीं बनाया तो फॉल्स। अगर बात ही नहीं की तो नॉट गिवन। चलिए लोकेशन से क्या क्या ढूंढना है? एक तो 15th सेंचुरी, आइडियल सिटी, उसको कंस्ट्रक्ट किया नहीं किया, देखते हैं। चलिए आंसर मेरे को उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से ढूंढोगे। आराम से बोलिए मत प्लीज। 1486 ये कौन सी सेंचुरी होगी? और यहां पे एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आइडियल सिटी। आराम से देखिए, आपको क्या लगता है? 15 सेकंड सबके पास आंसर को ढूंढने के लिए। मिले? किसको मिला? पक्की बात है सरदार जी? फॉल्स। ओके ठीक है जी ब्रदर, फॉल्स। कोई ट्रू आंसर? कोई फॉल्स को जस्टिफाई कर सकता है कि इसलिए फॉल्स है? जी वेरी गुड, चंगी गल है। देखियो एक बार अराउंड 1486 को आफ्टर अ पेस्टिलेंस द किल्ड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मिलान इटली की हो गई। लियोनार्डो ने थॉट किया अर्बन प्लानिंग प्रॉब्लम्स के लिए, फॉलोइंग टिपिकल रेनेसेंस ट्रेंड ही बिगेन टू वर्क ऑन आइडियल सिटी। मतलब 15वीं सेंचुरी में उसने शुरू कर दिया काम करना आइडियल सिटी के ऊपर, इसके प्रोजेक्ट के ऊपर, विच ड्यू टू इट्स एक्सेसिव कॉस्ट। मतलब इसका तो बहुत ज्यादा खर्चा था, एक्सेसिव कॉस्ट थी, वुड रिमेन अनफुलफिल्ड। तो मतलब क्या हो गया भाई कि वो उसका सपना पूरा नहीं हुआ। मतलब उसने बोला कि 15th सेंचुरी में उसने उस सिटी को क्या कर दिया था? कंस्ट्रक्ट कर दिया था। इसने बोला कि उसने शुरू तो किया था, खर्चा ज्यादा था, इसलिए उसने उस सपने को पूरा नहीं किया। फिर आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया, क्योंकि उसने उसको कंप्लीट नहीं किया था, कंस्ट्रक्ट नहीं किया था। यहां पे हमें क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था? ये रहा क्वेश्चन बोल रहा था बच्चे कि जो लियोनार्डो विंसी उसने आइडियल सिटी कंस्ट्रक्ट कर दी थी 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी में इस बंदे ने आइडियल सिटी को बनाना शुरू किया था,
मगर बहुत सारा पैसा लगने की वजह से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो क्या हो गया, अनफुलफिल्ड हो गया, उसका सपना पूरा नहीं हुआ। आंसर फॉल्स। ये वाला क्वेश्चन तो कमाल का है सच्ची। देखिए मान लीजिए इस क्वेश्चन में जो ये वाला है, पुअर टाउन प्लानिंग। पुअर का मतलब क्या होता है? बस यही बात है, आप तभी गरीब हो। हाँ मैं घटिया? कौन बोला? मेरी तरफ मुंह करने को कैसे बोला? इसने बोला घटिया। खटिया खटिया खड़ी कर दूंगा। चलिए, मेरा दोस्त पिज्जा डिलीवर करके आया गोरी को, और गोरी बोली है हाउ, भीगा हुआ था, बारिश का टाइम था, उसने फिर भी उसके लिए पिज्जा लेके आया और बोल रही है हाउ पुअर। वो बोलते एक तो पिज्जा लेके आओ, वो बोलती है ओ गरीबा। तो साथ वाला उसको बताता है कि बच्चे, हर बार पुअर का मतलब गरीब नहीं होता, उसका मतलब है जब आपको किसी के ऊपर ना दया, तरस, ये नहीं है ना डॉली चाची को आप बोलोगे हाउ पुअर, चाची बहुत रिच है हमारी, ठीक है, मतलब पुअर जब हम ना किसी के ऊपर तरस नहीं आता, तरस आता है। ये किसी को चोट लगी, बोलने लगा ना किसी को साट लगी चलिए हिंदी का थोड़ा औखा हो जाता है ना। ਸਕੂਲ में ना पंजाबी ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਨਾਨਕਸਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਕਰਤੀ ਕੰਪਲਸਰੀ। ਹਿੰਦੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਚ। ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਆਣੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੇ, ਸਰ ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਛੁੱਟੀ चाहिए। मैं कहा व्हाट हैपेंड? सर मेरी बखी में दर्द हो रहा है। मैं कहा तुम्हारी बखी में दर्द? और बच्चे लांबा भी सर यहाँ पे। मैं कहा क्या? इसने मेरे चूंडी बांट ली। मैं कहा तुम भी इसके बुर्का बांट लो। सच्ची मैनू प्रिंसिपल कहने तुम रमन यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं क्या मैम यहां से मैं लांग रहा था, मैं सोचा भी कुछ कमी है, क्योंकि पंजाबी बंदे नो जिन्ना घंट मैं पंजाबी च बोल सकदा, हिंदी च मैनू वो एक्सेंट बनता ही नहीं ना। पर यह है कि मैनू बीइंग अ टीचर सारे नू इक्वल पढ़ाना पैंदा है। हुण बहुत सारे बच्चे ने जिहड़े मध्य प्रदेश दे ने, जिहड़े नीचे केरला साइड दे ने, या जिहड़े MP ਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, UP ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਭਰਾ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹਾ ਅੰਨੜਾ ਕੰਨੜਾ ਵਾਨੜਾ ਉਹ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਚੁਟਕਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ हिंदी च पढ़ाना तो मेरे लिए मजबूरी होने कि सारे, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरे लिए इक्वैलिटी होनी बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा एक गल कहना हुन्ना कि पंजाबी तो एक माँ बोली है। मेरा चैनल है पंजाबी के सिर ते चलिया, सारे ये भी पता कि आइल्स पढ़ाना शुरू किया सीगा। हिंदी ते इंग्लिश ये मेरे लिए हुण वर्क लैंग्वेज बन गई। पहला मेरे लिए कली इंग्लिश सीगी, हुण मैनूं हिंदी तां ऐड करनी पई है क्योंकि मेरे को बहुत दूरों दूरों बच्चे आउंदे ते मैनूं उन्हां नूं बहुत चंगा पढ़ाउणा हुंदा है। समझे ना मेरी गल? ये भी है ना पंजाबी, मैं तो अद्धा दिन मेरा इस चीज से लंघ गया भी हिंदी च ऐतवार किवें पऊगा। तैनूं ये सारिਆਂ ਨੂੰ लगदा भी ਜਦੋਂ ना ਅਸੀਂ ਕੋਈ चीज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एवें लिखिया ते मैं सोचा भी ਇਹ ਚ कुछ ਤਾਂ कमी है, शाम ਨੂੰ पता लगे भी ऐतवार ਹੁੰਦਾ ही नहीं, रविवार। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार ने, खास तौर पर चलो नाम ही लेना, मेरे तो मामे बड़े कब्बे नेगे, वो फिर तू अंग्रेजी पढ़ाउणा है? मैं क्या हाँ जी, ले ट्रांसलेट कर। मैं क्या जी कराओ। हुण मैं लेके कापी पेन बह गया, कहना वो तिलसरी तिलसरी तिलसगी। मैं कहता फसान वाली गल्लां ने ना, तुसीं मैं तो कोई चज। मैं क्या फिर कल को चल एक होर बना दे। मैं की कहना उन्हें आटा गुन्नदी ने गुन्नता, चल चमी छड्ड, कहंदे गहारे दी अंग्रेजी रस की हुंदी है। मैं क्या अंग्रेजां नूं गहारियां की लोड़ नहीं पड़ा ना, उन्होंने बनाई होनी है।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗਰਮੀਓ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਲਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪੂਅਰ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਘਟੀਆ, ਮਾੜੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਟੂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਪੂਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੂਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ। ਪੂਅਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਵੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਟਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ? ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ। ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ। ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਆ ਥਾ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ। देखियो पुअर टाउन प्लैनिंग बरो मड़ा निगाह मार लो, मैनू भी घट निगाह दिखदा नहीं। एक मिनट आप तक अनफुलफिल्ड तक हो गया सी, मैनू मिल गया अनसस्टेनेबल अर्बन मॉडल्स। तुसीं कमाल देखो, अर्बन कौन होंदे ने? टाउन। अर्बन कौन होंदे ने? टाउन, शहरी, अर्बन स्टेट, अर्बन मॉडल्स प्लैनिंग ते अनसस्टेनेबल। जे देखो एक तो होंदा सस्टेनेबल, एक जगह ते टिकाऊ। अनसस्टेनेबल हो गया भी जेड़ा वधिया जा काम ना करया होवे, मतलब पुअर। हुण इत्थे आपां नूं ए ब्रो ग्लोबल आरे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी दिता होया। ये कहंदा गिवन दैट अनसस्टेनेबल अर्बन मॉडल्स, बहुत सारे बच्चे नूं ना सिनोनिम्स ही नहीं पता लगनी सी, लोकेशन ही नहीं लभनी सीगी। हुण आपां नूं ये पता लग गया कि चलो पुअर दा अनसस्टेनेबल पता लगे ना लगे, पर टाउन दा अर्बन दा लगूगा। प्लैनिंग दा मॉडल आपां कहने इहदी प्लैनिंग की है, इहदा मॉडल की है, मैच कर गया। अनसस्टेनेबल जेड़ा अर्बन मॉडल है आर दा की हुंदा है मेन मेजर ना जे किते उधरों कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। टुडे एक्यूरेट आंसर है ब्रो, ट्रू है, क्योंकि ये सब तो बड़ा मेन कारण है क्लाइमेट चेंज दा जेड़ा अर्बन मॉडल है वो हैगा। लास्ट क्वेश्चन बच गया ते मैनूं उम्मीद है वो भी आपां बहुत वधिया करांगे। अराध्या ने मन च ये हो रहा होगा भी सर क्वेश्चन छड्डो, वो गल सुणाओ, वो भी सुणावांगे। क्वेश्चन की कह रहे बच्चे, कहंदा लियोनार्डो दा विंसी केप्ट अ नीट की हुंदा है कि इक्को बार च खिंचना, किवें पानी ना पाउणा। अरे गए दंद जिहड़े कढ रहे ने ना सब पता है। मैं क्लास एक दिन पढ़ा रहा, मैं कहा कॉकटेल ते मॉकटेल। मैं कहा बेटे मॉकटेल हुंदे ने 2 जूस, कॉकटेल मैं कहा भी 2 शराबां। कहना सर जिवें गुलाब दे राणो। कॉकटेल च एक कोकोनट दी हुंदी है, मतलब बहुत सारे पीपल नु ना 2 शराबां भी मिक्स करके पीने। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਫਤ ਦੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਇਹ ਨੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਨੀਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ 6 and 7 ਹੈ। 6 and 7 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ 6 ਤੇ 7, 6 and 7 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰ 12 13 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਬਿਖਰਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 o'clock ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ 4 o'clock ਫਰੈਂਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 4 o'clock ਫਰੈਂਡ ਹੈ। 4 o'clock ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
5.5 ਜਾਂ 6 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਕੋਲ 2:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2:30 ਹੁੰਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਬਾਈ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਵਿੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ। ਕੀਵਰਡ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਜੇ ਤਿਕਲ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ, ਦੇਖਿਓ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। It is not easy to identify a coordinated vision of Leonardo's ideal city because of a disordered way of working with notes and sketch design. Accurate answer false। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੀਟ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਡਿਸਆਰਡਰਡ ਮਤਲਬ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਲਿਖਾਈ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਕੂਰੇਟ ਆਂਸਰ ਬ్రో ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੀਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ NG ਨਾ ਪਾਈਓ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। N ਛੋਟੀ OT GI ਆ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈਓ, ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ N ਵੀ ਵੱਡੀ, O ਵੀ T ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਫਾਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ, ਟਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ, ਨਾ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਬ్రో, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਲਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਟਰੂ ਸੀਗਾ, ਪੂਅਰ ਦਾ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਟਾਊਨ ਦਾ ਅਰਬਨ ਮਾਡਲ, ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਲਸ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਯਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੋਗੇ, 100% ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੱਡੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰਲਸ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫੇਸ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੀ ਸ਼ੇਡਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸਕੂਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਹਰ ਫੇਸ, ਹਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ 5-7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾ ਕਰੇ, ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਆਟੋ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਹਰ। ਤੇ ਐਨੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬਈ ਅਨਕਵਰ ਕਰਿਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਤਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਦੀ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਇਲਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ।
रोज सिखोगे, रोज पढ़ोगे 100%। हाँ, मेरी किसी गल का किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਹਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਖ ਹੋਵੇ ਰਮਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਲਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵਿੱਚ ठीक है। लव यू सारे खिंच के रखो, चैनल जरूर कर लो सबसक्राइब, हमेशा नवी वीडियो साडे लई सारे लई ते मेरे ऑफलाइन बच्चों लई बाबा सौख रखे गेट सक्सेस। लव यू, थैंक यू सो मच।